हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि बिहार में न्यू वैकेंसी आई है कीट संग्रहकर्ता का। तो आज हम बताएंगे आपको कितने पोस्ट हैं, कौन से कास्ट के कितने पोस्ट हैं, कितने पैसे लग रहे हैं, ठीक है, कब तक लास्ट डेट है। तो वीडियो में आप बने रहें। तो ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, कीट संग्रहकर्ता का। जिसमें स्टार्ट हुआ है 5 फरवरी से, ठीक है, लास्ट है 5 मार्च तक। 5 फरवरी से 5 मार्च तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें वेतन कितना है? इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ये 10+2 है, ठीक है। जिनका विज्ञान से है, साइंस से है, आर्ट्स और कॉमर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। अब चलते हैं सीट कितने हैं। जनरल का 18, EWS 5, SC का 10, ST का देख रहे हो यहाँ पे, EBC के लिए इतना है और पिछड़ा वर्ग के लिए इतना, ठीक है। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 2 सीट है, कुल सीट इतना है। अब इसमें एज कितना चाहिए? ठीक है, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, ठीक है। जनरल का मैक्सिमम 37, जनरल महिला का 40 और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी 40, पुरुष महिला दोनों का। और SC ST के लिए 42 साल। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी, ठीक है। जो आपके मैट्रिकुलेशन पे डेट ऑफ बर्थ है उसी के अनुसार आपका एज काउंट होगा, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना, ठीक है, दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों के छूट अनुमान है। 10 वर्ष जो विकलांग हैं उनके लिए 10 वर्ष का छूट है, 10 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद आरक्षण। सामान्य लाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा है, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं। बिहार राज्य के बाहर किसी निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। मतलब कि जो बिहार के निवासी हैं, ठीक है, जो आप एड्रेस फिल करोगे आवेदन फॉर्म फिल में, उसी के अनुसार आपका आरक्षण का मतलब मिलेगा वो लाभ। आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा बिहार का, ठीक है। उसके बाद तीसरा ए में अनुसूचित जाति, इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। और उसके बाद रेसिडेंस बनवाना होगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए नन क्रीमी लेयर बनवाना होगा और अस्थायी निवास बनवाना होगा, ठीक है। जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनके लिए नन क्रीमी लेयर चाहिए, ना कि कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा इसमें, नन क्रीमी लेयर लगेगा। उसके बाद जो EWS में आते हैं उसको EWS बनाना होगा और निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा, ठीक है। और उसके बाद ये नोट में है, इसी की बात हो रही थी, केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जो भी EBC और BC में आते हैं उनको NCL बनवाना बिहार सरकार का बहुत जरूरी है। उसके बाद नीचे समान प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या इतना, ठीक है, महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र या अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति एवं क्रीमी रहित प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग के इतना दाम ठीक है दोनों की जाएगी। कह रहा है कि जो भी शादीशुदा महिला है या फिर SC ST या फिर OBC EBC या फिर BC, उनका जो जाति प्रमाण पत्र या NCL प्रमाण पत्र होगा उनके पिता के नाम से इंगित मतलब इशू होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। और जो एड्रेस होगा वो पिताजी का जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे होगा, ठीक है, ना कि ससुराल वाले एड्रेस पे, मायके वाले एड्रेस से होगा। ये आरक्षण कोटि है SC ST EBC BC और EWS और WBC। जिनका भी दिव्यांग प्रमाण पत्र जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, अगर उनको रिन्यूअल की जरूरत पड़ती है तो रिन्यूअल करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, अन्यथा मान्य नहीं होगा। अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, मतलब रिन्यूअल कराना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के मतलब परिवार में आते हैं, उनको उनका सर्टिफिकेट जो बनता है DM के द्वारा बनवाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी मान्य होगा, अन्यथा नहीं मान्य होगा। तो साफ साफ वही कहना है। उसके बाद नीचे है कि कितना फी लग रहा है, ठीक है। पेमेंट जो जनरल में है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग EWS, उनका 600 रुपये लगेगा। जो SC ST बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं उनका कितना लगेगा, जो बिहार SC ST बिहार के निवासी नहीं है उनका भी इतना ही लगेगा, ठीक है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला या पुरुष हो उसका 600 रुपये लगेगा। मतलब बिहार के बाहर जितने भी लोग हैं जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, SC ST में आते हैं या फिर जनरल में आते हैं, EWS में आते हैं, उनका 600 रुपया ही लगेगा। अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप ऑनलाइन मोड से ही जमा कर सकते हैं। पेमेंट रसीद भी आपको जरूर रखना है, ठीक है। इसके बाद है इधर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पूछा जाएगा प्रश्न आपका। टोटल प्रश्न होंगे 100, ठीक है। दो घंटे की एग्जाम होगा, कुल अंक 100 होंगे, देखो। बाद इंटरमीडिएट विज्ञान के स्तर पर 50 प्रश्न सिर्फ जीव विज्ञान से होगा। प्रश्न पत्र हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एग्जाम CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर से एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक निगेटिव मार्क्स भी इसमें होगा, ठीक है। एक उत्तर का 1 ही अंक मिलेगा, अगर कुछ गलती होता है तो इतना से कटेगा, ठीक है। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को समानीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। 40% जनरल के लिए, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा के लिए ये 34%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर विकलांग 32% लान होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मैट्रिक अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र या फिर प्रोविजनल आप दे सकते हैं। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अगर EBC या OBC में आते हैं तो NCL बनवाना होगा, अगर आप EWS देते हैं तो EWS बनवाना होगा, ठीक है। अस्थायी प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो ये दे सकते हैं। और जो डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसका हार्ड कॉपी आपको रखना बहुत जरूरी है। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउंसलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्र
प्रमाणिक छायापट्टी निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा, मतलब सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट जो भी है आप दिए है इसमें, और जो प्रिंट आउट है वो आपको जमा करना होगा जब आप मांगेगा तब, ऐसे नहीं। ठीक है। उसके बाद है आवेदन पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो भी आप फॉर्म फिल करने वक्त दिए थे वो आपको काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। काउंसलिंग में प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने या त्रुटि होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को आहट के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। इसके बाद कह रहा है कि इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं आयोग के वेबसाइट, ये वेबसाइट है, ठीक है, पर प्रकाशित की जाएगी। अगर इस फॉर्म भरने के बाद जो भी इनकी जानकारी होगी इसी वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाएगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन या सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार का त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। ऑनलाइन आवेदन में सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदनों को निरस्त कर दे, मतलब फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। अगर किसी तरह का कुछ गलती होता है तो वो सुधार करने के लिए नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इसी वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपना ही कार्यरत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अपना ईमेल आईडी दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आता है फोटोग्राफ। अब जो फोटोग्राफ दोगे कैसा फोटोग्राफ देना है। ठीक है। आवेदक अभ्यर्थी का फोटो हल्का खिंचा होना चाहिए, 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। आवेदक अभ्यर्थी का चेहरा ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होना चाहिए। बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए, मतलब वाइट बैकग्राउंड का फोटो चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार का छाया नहीं होना चाहिए। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवाएंगे। ठीक है। अगर कोई चश्मा लगा रहे हैं तो चश्मा लगा के फोटो नहीं खिंचाना, चश्मा हटाकर फोटो खिंचाना है। और कह रहा है कि अगर वर्णित निर्देशों के अनुरूप फोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थी मतलब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कह रहा है उसके अनुसार नहीं रहेगा तो, मतलब फोटो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, चश्मा लगा के नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अभ्यर्थी को यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटो उनके द्वारा आवेदन पत्र में अपलोड किया जा रहा है उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां वो अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जो आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके। तो जो आप फोटो अपलोड करोगे, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए कम से कम 4-5। ये कहने का मतलब है इसका कि वो जरूरत पड़ेगा तो वो आपको वही फोटो देना होगा, ना कि कोई न्यू फोटो। और कह रहा है ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान या असफल भुगतान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, ये ध्यान रख। तो कॉमन चीज है। उसके बाद है अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर अभ्यर्थी कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करता है तो उसका फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप काउंसलिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आप पे कार्रवाई की जा सकती है। तो ये है पूरा इंफॉर्मेशन इस इंसेट कलेक्टर का। ठीक है।